अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, चारों सूबों में वज़ीर आला के इंतखाब के बाद आज कौमी असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब भी हो गया। नून लीग के सदर और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 201 वोट्स लेकर पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब 92 वोट हासिल करने में कामयाब हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुंतखब होने के बाद ऐवान में खिताब करते हुए जहां मिसाके मईशत और मिसाके मुफाहमत करने और मुल्की मईशत को चलाने के लिए मिलकर चलने की बात की, वहीं अपोजिशन को घड़ी चोर कहने और साबिका हुकूमत में अपोजिशन को जेलों में कैद रखने का ताना भी देना नहीं भूले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में IT को प्रमोट करेंगे और मुल्क की तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। इस मुल्क की कश्ती को मंझधार से निकाल कर किनारे ले जाएंगे। IT की बरामदात को हम इंतहाओं को छुएंगे इंशाअल्लाह। हमने कभी अदले की बदले की सियासत का सोचा तक नहीं। 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, घड़ी की चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली की चोरी की बात कर रहा हूँ। 2030 को हम हदफ बना लें G20 की रुकनीत का। वज़ीर आज़म की बात बजा कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको साथ चलना चाहिए और मिसाक भी करना चाहिए, मगर एक ऐसा मुल्क जहां सोशल मीडिया साइट ट्विटर 2 हफ्तों से बंद हो और वजह भी मालूम ना हो और ऐवान बाला में करारदाद जमा कराई जा रही हो कि मुल्क में सोशल मीडिया साइट्स बंद कर दी जाएं, तो इस मुल्क में IT की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाई जा सकती हैं। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब लाने के साथ साथ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने में भी संजीदगी दिखाएगी, क्योंकि आज ऐवान में वज़ीर आज़म के खिताब के बाद जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब ने खिताब किया तो उन्हें संजीदगी से नहीं लिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत मैंडेट चोर है और उन्हें खुद इस बात का पता है कि ये वोट चोरी करके ऐवान में आए। नून वाले यहाँ पे जो बैठे हैं, ये PDM 2 जो आपकी ये नई चोर मार्का 2 हुकूमत बनने जा रही है, इन्होंने डकैती मारी है। फिक्र ना करें, फॉर्म 47 सुबह आपके लिए सेट करके आपको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तो फॉर्म 47 की मार है। कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने वो पोल खोला, 60 और 70 हज़ार के लीड्स के लोगों की लीड्स खत्म करके जाली फॉर्म 47 जारी किए गए थे। नाज़रीन, मुल्क की तकरीबन सारी जमातें हुकूमत साजी के अमल में शामिल है, मगर JUI बॉयकॉट के अमल पर चल रही है और साबिका PDM के रूह रवा मौलाना फजल रहमान ने इस बार हुकूमत का हिस्सा बनने की बजाय अपोजिशन बेंचेस पर बैठने को फौकियत दी है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि सिंध और बलूचिस्तान का मैंडेट खरीदा गया है और 2024 के इंतखाबात 2018 से ज्यादा धांधलीज़दा हैं। 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, 2024 ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाया अमल भी बनाएंगे, भरपूर तहरीक होगी। वो समझते हैं हम पूरी असम्बली जो है वो पैसे की ताकत पर खरीद लेते हैं। सिंध असम्बली खरीदी गई है, बलूचिस्तान असम्बली खरीदी गई है। यहाँ पर भी जिन लोगों को ये खतरा था फजल रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तिजोरियां खोली। हम अपोजिशन बेंच पे बैठे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और इत्तेहादी मुल्की मईशत और तरक्की को लेकर मिलकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, मगर उनके साबिका इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिस पेज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी इत्तेहादी जमातें मौजूद हैं, क्या इस एक पेज पर मौलाना फजल रहमान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जैसी बाकी जमातों को लाया जा सकेगा या फिर नहीं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सियासतदान जावेद अब्बासी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो आज पूरा ऐवान जो शोर की नज़र हो गया और इसमें वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ का जो खिताब था और फिर उस पर उमर अयूब साहब का रिएक्शन था, वो एक मिसाल देते हैं कि रिश्ता होने के बाद पता चल जाता है कि ये शादी लंबी चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि रवैये ऐसे होते हैं। तो आपको लगता है कि आज का जो दिन गुजरा है, इससे हुकूमत ये 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी?
भी आ जाओ। मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत अगर ये बहुत ही खुशकिस्मती होगी कि अगर साथ भी निकाल जाए, क्योंकि इन हालातों में बहुत ही मुश्किल है हुकूमत को अपना टाइम पूरा करना। पहली बात यह है कि लोग तमाम सियासी जमातें जो रीजनल जमातें थी सारी, और सियासी जमातें भी थी और मजहबी जमातें भी थी, हर एक ये शो डाल रहा है अपनी अपनी जगह की ये इलेक्शन जो थे ये गांधी ज़दा इलेक्शन है। इस इलेक्शन में मैंडेट चोरी हुआ है। इस इलेक्शन के नतीजे में जो असेंबली बनी है वो उन लोगों की तवक्को के मुताबिक नहीं बनी है जिन्होंने अपना वोट इस्तेमाल किया है। ये जो लड़ाई अभी से शुरू हो गई है उस वक्त तक ये ठहरेगी नहीं, रुकेगी नहीं। जब अगर कोई कमीशन बन जाता, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ जाते, जिन लोगों का असली मैंडेट चुराया गया है वाकई उनका मैंडेट वापस होता तो फिर तो शायद बात कोई बन सकती थी। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त का माहौल है, जो इस वक्त के हालात हैं, जिस तरह की असेंबली बनाई गई है, जिस तरह लोग असल में अपना ये बनाई गई से क्या मुराद है जावेद अब्बासी साहब आपका? ये तो बनी है, बनाई गई से क्या मुराद है? ये तो जो लोग हैं वोट से आए। नहीं, अगर वोट से आते तो फिर रिजल्ट में चेंज होते ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। आप जरा मेहरबानी करके देखें कि MQM क्या है। गवर्नर की स्टेटमेंट और उनके एक एमएलए थे उनकी स्टेटमेंट देखेंगे, वो खुद कहते हैं, जो उनकी टेप सामने आई है, उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून ने और पीपल पार्टी ने हमें कहा कि हमारा तो 60% 50 से 60% मैंडेट जाली है, MQM का तो 100% मैंडेट जाली है। वो खुद ये मान रहे हैं कि हमारी टेप असली है। फिर जिस तरह कमिश्नर पिंडी ने कहा है, जिस तरह बाकी जमातें कह रही हैं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, जिस तरह मेंगल साहब कह रहे हैं, जिस तरह MP कह रही है, ये वो सारी सियासी पॉलिटिकल जमातें हैं जो PDM का हिस्सा रही हैं, जो बड़ी साल से मुल्क में सियासत कर रही हैं। अगर आप PTI को छोड़ भी दें, बाकी सारे भी कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, मैंडेट चोरी हुआ है, ये असली मैंडेट नहीं है। उनके क्वेश्चंस हैं, ये अगर उनका जवाब नहीं मिलेगा तो नहीं समझता कि चीजें आगे चल सकती। लेकिन अब्बासी साहब, चड्ढा साहब का आपने जिक्र किया है, वो तो अपने बयान पे स्टैंड आउट नहीं रह सके, वो तो उस पे अमल पैरा नहीं हो सके, खड़े नहीं रह सके, वो उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया। लेकिन दीगर जमातों का आपने जिक्र किया है, उसमें आपको क्या लगता है ज्यादती किसके साथ हुई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक लोगों के साथ जो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है? वैसे मुस्लिम लीग, बाय द वे मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है कि उनको भी वो सीट्स नहीं मिली हैं जितनी वो डिजर्व करते थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे। सारी जमातें जो इक़्तिदार में भी जा रही है, इक़्तिदार के बाहर है, सब कह रही हैं अपनी अपनी जगह पर। नहीं तो इसका हल क्या है? अब तो गवर्नमेंट बन गई ना, अब तो फॉर्मेशन हो गई, और आपने बात है ये कहा भी है कि ये गवर्नमेंट 2-2.5 साल चलेगी। ऐसी बातें कुछ फैसल वाउडा साहब भी कर रहे हैं। ये वैसे आपको खबरें मिलती कहाँ से? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा 2-2.5 साल, मैंने कहा मुश्किल से साल भी शायद न चले। अच्छा, आप कह रहे हैं साल भी शायद ना चले? जी 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 जी, मुझे खबरें लेने की जरूरत है कि चीजें नजर आ रही हैं। हुकूमतें इलेक्शन जब मुल्क में होते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट थी कि जिस भी मुल्क में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, उसके नतीजे में अगर मैंडेट के साथ हुकूमत आए तो वो बड़ी पावरफुल हुकूमत होती है, उससे लोगों की बैकिंग होती है, वो पॉपुलर फैसले करती है, वो आगे जाकर लोगों उसके साथ होते हैं। लेकिन इस तरह का जो माहौल है, और इस तरह जिस तरह बंदर बांट की गई है ओहदों की, इस तरह जिस तरह आप सदर बन जाए, आप वज़ीर आज़म बन जाए, आप गवर्नर बन जाए, अभी वो MQM अपने लिए चीजें ढूंढ रही है, इन मामलात में बड़ा मुश्किलात नजर आ रही है कि आगे चलकर ये PDM की हुकूमत रही है ना 16 महीने, क्या उन्होंने बेहतरी कर ली थी? क्या वो मुल्क की इकानमी बेहतरी होनी थी? क्या डॉलर नीचे आ गया था? क्या लोगों को नौकरी मिल गई थी? ये इससे भी बदतरीन हालात होंगे लोग आने वाले। बस अगर नून लीग की जगह कोई भी ड्राइविंग सीट पे बैठता तो शायद उसके लिए इतनी ही मुश्किल होती जितनी नून लीग के लिए। ये तो सबको इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आपने कहा कि 1 साल नहीं चलेगी, ये आप आउट ऑफ रिएक्शन तो नहीं कह रहे कि आपको टिकट नहीं मिली थी पार्टी से, इसलिए आप अब अपना गुस्सा जो है वो निकाल रहे हैं? एक तो आप कर लेंगे, मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने टिकट लिया नहीं है। अच्छा, तो लेना ना लेना और मिलना मेहरबानी करके ये अपने किसी से पूछ लो। नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं कोई गुस्से वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल रिएक्शनरी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे से आपने सवाल पूछा है, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो माहौल हमने 2 दिन पिछले असेंबली का देखा है, नेशनल असेंबली का जो आज देखा है, PTI की पूरी हुकूमत आ गई है खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध असेंबली में और बलूचिस्तान असेंबली में आने वाले देखो में यही मामला आप देखेंगे। जब इस तरह असेंबलियां पहले दिन से इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है, मौलाना फजल रहमान साहब की सड़कों का हूँ, PTI भी सड़कों का हूँ, बाकी रीजनल जमातें भी सड़कें का हूँ, जो जगदेव साहब ने
नेशनल असेंबली में खड़े होकर तकरीर की और जो बातें की हैं, उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि ये हालात चलने वाले हैं? ये जिस तरह असेंबली चलती है इस तरह हुकूमत चलेगी? और क्या इस तरह हुकूमत के चलने से मुल्क की माशी हालात तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन्हें एड्रेस करना, वो एड्रेस करने के पोजिशन में होंगी? मुश्किल मुझे लग रहा है। हो सकता है कि आपकी बात ठीक हो, आपका अंदाजा ठीक हो, आप चाहती हैं 5 साल हो जाए तो मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं, मैं ये कह नहीं रही हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि 5 साल चले, कोई भी गवर्नमेंट हो उसको 5 साल चलने का हक होना चाहिए। और मेरी तो ख्वाहिश ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म भी 5 साल निकाले। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर दावत दी है अपोजिशन जमातों को कि आएँ, मिसाके मुफाहमत करते हैं। आप नहीं समझते इतना क्रूशल टाइम है, इतना पाकिस्तान में मसला है इकॉनमी का, तो ऐसे टाइम पे अगर आप मिसाके मुफाहमत कर लें तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? देखिए ना, ये तो बिल्कुल आपने जो बात की आदमी, ये बात हंसी होनी चाहिए कि जिस ममालिक में जमहूरियत है वहाँ अपोजिशन और हुकूमत मिलकर चीजें आगे बढ़ाते हैं और अपोजिशन को साथ बिठाते हैं और अपोजिशन की बात मानते हैं और अपोजिशन हुकूमत की बात मानती है और वो फिर आगे दोनों चलती हैं। लेकिन यहाँ ये मामला नहीं है। मैंने कहा है कि इस असेंबली का मैंडेट कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, इस इलेक्शन का रिजल्ट कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले दिन से ये लड़ाई है और ये लड़ाई किसी एक जगह नहीं है, किसी एक जमात की नहीं है। ये तमाम जमातें इसमें मुलविस हैं और वो कह रही हैं कि हमारे मैंडेट अपनी अपनी जगह पे चोरी हुए हैं, हमारे मैंडेट ठीक नहीं है, हमारा इलेक्शन चुराया गया है। ये उनके सीरियस एलिगेशन है, इल्जाम है, असेंबली के अंदर है, बाहर है। ऐसे हालात में बैठने के लिए इनका कोई माहौल बनेगा ही नहीं, ना इनको बिठा सकते हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है उसकी तो यही ख्वाहिश होती है कि चीजें मेरे लिए अच्छी हो तो मैं चला सकूं। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि एक दावत से अपोजिशन आगे बैठ जाएगी? मुझे ये अपोजिशन बैठने वाली नहीं लग रही। मेरा अपना अंदाजा है यार आने वाले दिन मुश्किल का होगा हुकूमत के लिए। हुकूमत के लिए ये बोझ जो उन्होंने उठाया ये उठा नहीं सकेंगे, ये इस बोझ के नीचे दब जाएंगे और बहुत ही मुश्किल हालात है आने वाले। कि बहुत ज्यादा माशी बुरहान है इस मुल्क के अंदर। कभी कीमतें बढ़ेंगी, अभी IMF के पास इन्होंने जाना है, IMF की कमीशन इन्होंने बहुत सख्त और माननी है। माशी हालात बड़े खराब हैं, पैसा आपके पास है नहीं है, आप कर्जा उतारने के भी पास है, पैसे आपके पास नहीं है। इन हालातों में आप हुकूमत देंगे तो फिर बहुत मुश्किलात हैं आगे चलाने कि आप कोई ऐसा माहौल पैदा कर लेते कि सारी जमातें मिलकर बैठकर हुकूमत बनाती और आगे बिठाएगा कौन अब्बासी साहब, बिठाएगा कौन? बैठने का कोई माहौल ही नहीं है जी, कोई बिठा ही नहीं सकता इस वक्त। ये जो माहौल है ये कोई भी ऐसी अनसीन ताकत नहीं है जो इनको आपस में बिठा सके, जोड़ सके। नहीं, वो अनसीन ताकतें भी जो है वो भी इस वक्त कंट्रोवर्शियल हो गई है। मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पोजीशन में है कि इनको बिठा सके। अच्छा, लेकिन ऑन अ वेरी लाइटर नोट मुझे ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब रुए रवा थे PDM के लेके चलने वाले, आजकल उनके बयानात बड़े सख्त आ रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन से मुतालिक हों, सियासी जमातों से मुतालिक हों, इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक हों। आज तो उन्होंने कह दिया कि जो सूबा सिंध और बलूचिस्तान है इसमें ख़रीदा गया, सीट्स खरीदी गई हैं, बाकायदा इलेक्शन खरीद लिया गया। तो मुझे बताएं कि ये कितनी सदाकत है इस चीज़ में? देखिए, उन्होंने भी कहा है, मेंगल साहब ने भी कहा है, साहब ने भी कहा है, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, ANP भी ये बात कर रही है। ये एक आदमी को बात नहीं कर रहे हैं, सारी जमातों के लोग कर रहे हैं। ये बड़ी सीरियस बात है। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े जिम्मेदार आदमी है, बड़े नाप तोल के बात करते हैं। सियासत में उनका बड़ा वो है, कंट्रीब्यूशन रही है, बड़ा स्टेक है उनका। अगर वो ये बातें कर रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है कि इतने बड़ा आदमी को गैर जिम्मेदारी बातें नहीं कर रहा? उन बातों को सीरियस लिया जाए, इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए, कमीशन के लिए टाइम फ्रेम रखा जाए, इसके लिए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, फॉरेंसिक चाहे लैब के पास चीजें भेजी जाए, सबको कहा जाए अपनी अपनी एविडेंस लाएं और कहें आप आगे उस वक्त चलेंगे जब पहले इसका फैसला हो करेंगे। और अगर इसका फैसला हो जाए तब भी मामला आगे चलेंगे। अगर ये फैसला नहीं करेंगे, मैं नहीं समझा कि कोई बेहतर रियासत नहीं। तो कमीशन पे ऑपोजिशन को मना लिया जाएगा क्योंकि वो तो बिल्कुल तैयार नहीं है। नहीं, वो क्यों नहीं तैयार? अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट का कोई कमीशन बन जाए और सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बन जाए ना, इलेक्शन कमीशन के नीचे जो भी कमीशन बनेगा उसको कौन मानता है? लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बन जाए तो मेरा ख्याल है कि सारे मानेंगे और मानना चाहिए उनको, और उसके बाद ही फिर आगे करें। और ये जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, लेकिन वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर ये जिम्मेदारी ना उठाई तो ये लड़ाई हर दिन बढ़ेगी, लड़ाई रुकने वाली नहीं है और इसके नतीजे में हुकूमत जो भी हो वो डिलीवर नहीं कर सकेगी और बहुत बड़े मुश्किलात होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक फैक्टर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का।
जो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, वो अलग बात है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी है या वो आने वाले दिनों में वाकई काबीना का हिस्सा भी बन जाएंगे? मेरा कहना वो जज कर रहे हैं कि अगर ये चल पड़ा कोई मामला तो वजारतें ले लेंगे, और उन्होंने समझा तो मामला बड़े खराब हो गए, वो इंटरेस्टेड है किसी का हम प्रेसिडेंट हाउस में पहुंच जाए। सही, जावेद अब्बास साहब साथ ही रहेगा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ये क्या मामला हुआ है? आज वजीर आजम का इंतखाब हुआ, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो नारों की जद हो गई, फिर उमर अयूब साहब की तकरीर जो है वो पहले नशर नहीं की गई, सेंसर्ड कर दी गई, फिर बिलाखिर चलाई गई, वो भी सीख पा थे। ये क्या पहले दिन ही जो रिएक्शन आ रहा है, आपको लग रहा है कि इस तरह ये गवर्नमेंट आने वाले दिनों में चल पाएगी इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ? देखिए, अब इस एक गवर्नमेंट के चलने ना चलने का मसला नहीं है। इस वक्त मुल्क जिस महज पे खड़ा है ना, संगीन माशी बहरान है। IMF के आइंदा के जो कर्जों की वापसी है उसकी तलवार सर पे लटक रही है। हमारी एक्सपोर्ट्स में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ, हमारी इंपोर्ट्स में कोई बहुत ज्यादा नुमाया कमी नहीं हुई, तिजारती खसारा अपनी जगह है, कोई सरमायाकारी का अमल नहीं हो रहा है, डॉलर अभी भी उसी तरह बेकाबू है, और तेल की कीमतों का जो भी बैनुल-अक़वामी सूरत हाल हो, अब पाकिस्तान में लोगों के पास जो गैस के बिलों में 2 गुना और 3 गुना, बिजली के बिल 2 गुना 3 गुना, तो ये जो शोर मचा रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि कोई ये रिवायती असेंबली है और किसी तरह हुकूमत को काम ना करने दो, और IMF को भी लिख दो कि वो भी ऑक्सीजन टैंक में जो थोड़ी बहुत सपोर्ट करते हैं वो भी ना करें। तो उससे ये हुकूमत के खिलाफ नहीं हो रही है, चाहे हुकूमत की जमात की नाअहली हो या माजी में उनकी PDM 1 में नाकिस कारकर्दगी हो, या फिर ये कि ये जो एहतजाज हो रहा है, अरे 4 बड़ी जमातें हैं इस असेंबली में, गौर करें मेरी बात को। सबसे बड़ी जमात तो PTI के जो उम्मीदवार थे आजाद, जो कामयाब हुए 91 फिर रिजर्व सीट मिलाकर आगे 100 से ऊपर हो गया PMLN, फिर पीपल्स पार्टी 3 और फिर MQM, जो 20 सीटों से ज्यादा सीटें 4 पार्टी मिली। और इन चारों पार्टियों को वोट इस बात पर नहीं मिला कि कोई सरबराह अंदर है तो उसको रिलीज कराना है, और जो धांधली हुई है उस धांधली का हिसाब वो लेते रहे आईन और कानून में, वो जद्दोजहद करें, वो एहतजाज करें। लेकिन अगर ये जाम कर देंगे सियासी जमहूरी अमल को, तो उन्हें ये नहीं मालूम कि अवाम ने PTI को भी वोट दिया कि महंगाई और बेरोजगारी को कैसे खत्म करेगी। उनके आजाद उम्मीदवारों की तकरीरें जो अवाम में उन्होंने की, जब वोट लिए तो वो यही लिए कि महंगाई PDM ने की है, लिहाजा हमें इलेक्ट करें, इमरान खान हमारे सर पर हैं, हम आपको महंगाई कम करके देंगे। तो भाई तुम्हें हुकूमत बनानी चाहिए थी, तुम नंबर 1 थे, तुमने हुकूमत नहीं बनाई, तुम्हें लीड लेनी चाहिए, तुम्हें हिम्मत और हौसला होना चाहिए। तुम्हारे लिए आसान होता अगर तुम हुकूमत के लिए आगे आते कि हम अक्सरियती जमात हम में जी, अब हमारा रास्ता कोई नहीं रोका था, हम हुकूमत बनाएंगे। आपने ये भी नहीं किया, तो अब इसका मतलब ये कि जब वो भी नहीं किया और अब आप अपोजिशन में रह के दूसरे को भी नहीं चलने देंगे, तो जो PMLN है, मैं समझता हूँ कि ये देखें, आज जो इक़्तिदार में है वो कल जेल में होगा, और जो कल जेल में था वो आज इक़्तिदार में है। ये तो 75 सालों से ही कहानी चल रही है। तो क्या कोई ये नुस्खा दे रहा है कि कौमी मशावरत, कौमी मफाहमत और एक कौमी एजेंडा हो जिसमें सबसे सर फहरिस्त MQM पाकिस्तान का वो जो आईनी तरमीमी बिल है, जिसके तहत हम इख्तियार और वसाइल को अवाम की दहलीज तक ले जाना चाहते हैं, अवाम को अपनी तकदीर का मालिक बनाना चाहते हैं। 4 वजीर आला 4 सूबों की हुकूमतों में और एक मरकज और वफाक के जो वजीर आजम है, उनके पास ये इख्तियार है कि 25 करोड़ अवाम की तकदीर को बदले, जो मुमकिन ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि ये 4 जो है ना ताकत के मंबे, 130 जिले हैं पाकिस्तान की, और सही। लेकिन डॉक्टर फारूक साहब सब आवाजें तो उठ रही हैं डॉक्टर साहब के मैंडेट चोरी हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो ऑडियो मंजर आम पर आई, जिसमें उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया कि जी ऐसी बात हुई थी, किसी का 50-60% और फिर बकौल पीपल्स पार्टी के हमारा 100% मैंडेट चोरी का है। आवाज़ें तो उठ रही हैं। फिर आज मौलाना फजल रहमान साहब बड़े खुल के बोले हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि सिंध और बलूचिस्तान में खरीदी गई हैं, बेची गई हैं। तो ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, इन पे इंक्वायरी करनी चाहिए, इसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक जो लोग हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, उनको ज़रा भी उम्मीद है कि हुकूमत इस मामले में उनके साथ कोई ताउन करेगी। और हुकूमत का रवैया भी अगर मुस्बत नहीं होगा तो कैसे चलेगा? मैं
नहीं समझता हूँ। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना, आए फिर एक काम करते हैं ना, उनके पास सोशल मीडिया का एक टूल है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक सिंपैथी ली हुई है। वो हिमाकतें थी पिछले दौर में जिन्होंने पीटीआई की हुकूमत को रुखसत किया, वो अपनी मकबूलियत की निचली सतह पर थे। उस वक्त पीटीआई के सरबराह और वजीर आज़म इमरान खान, अगर इलेक्शन हो जाते 5 साल में तो वो सीधा अपनी सियासी कब्र में जा रहे थे, वो नहीं बचते, उनको दोबारा जिंदा किया गया। अब वो किसका एजेंडा था, क्या था, गलत हुआ। फिर उसके बाद इलेक्शन उसी वक्त नहीं कराया गया, ये पीटीएम के खामखा एक तजुर्बा किया गया जिसके ऊपर वो मलबा गिरा जो पीटीआई की नाअहली का था या से पिछली हुकूमतों का, वो सारा मलबा आ गया और चीजें खराब हो गई। और अब एक दूसरे की नाकामी पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी कारकर्दगी पर आगे नहीं बढ़े, अपनी परफॉर्मेंस पर, अपने मंशूर पर हम आगे नहीं बढ़े। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि पीएमएलएन को जो वोट मिला महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, पीएमएलएन, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, इन चारों जमातों को, जो बड़ी जमात है कौमी असेंबली की, इन चारों को वोट मिला है महंगाई बेरोजगारी के खात्मे की। क्या ये चारों मिलकर अवाम की इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे? क्या वोट को जो है वो इज्जत देंगे? वोट को इज्जत तो जब भी देंगे जब वोट किस लिए लिया था। सबने तकरीरें ये की थी इलेक्शन में, अब सबकी कैंपेन की तकरीरें निकाल ले, महंगाई बेरोजगारी ये हम खत्म करेंगे, हमें मौका नहीं मिले, सबने ही कहा। तो वो कहा है? देखिए 2-3 दिन से जो असेंबली चल रही है, आपको कोई एक बात महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ नजर आई? ठीक है फारूक सत्तार साहब, लेकिन आप लोगों की भी बातचीत नून लीग के साथ चल रही है, जाहिर है कि बड़े अच्छा, मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं। सॉरी, मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं। ऐसा करते ना कि 2018 में जो धांधली हुई थी और अब जो मुबैना इल्जाम है 2024 के इलेक्शन में, दोनों के लिए कमीशन बना देना डालती। और फिर जो बीच में ये हुकूमत हटी पीटीआई की, क्या हुआ उसकी भी तो चीजें मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ कही ना। लेकिन तीनों का आप कमीशन बना देना, हुकूमत को लेना चाहिए ना, हुकूमत इनिशिएटिव ले जी, हुकूमत इनिशिएटिव ले इस चीज का। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं मुतालबा कर रहा हूँ, मैं हुकूमत से भी करूंगा। खालिद मकबूल भाई कल शायद तकरीर करें या मैं करूँ, तो हम शहबाज शरीफ साहब को जहाँ मुबारकबाद देंगे, जहाँ उनके लिए दुआ करेंगे कि उनकी कामयाबी मुल्क की कामयाबी, हम सबकी कामयाबी। उनकी नाकामी अब सिर्फ उनकी नहीं, एक हुकूमत की नहीं, अब नाकामी तो पूरे मुल्क की नाकामी है, पूरी दुनिया में जो कुछ सियासी जमहूरी अमल की नाकामी है। फिर तो सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाट चलेगा बंजारा, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इसके बाद ये मेरी बात नोट कर लें आप, 1-2 साल बाद अगर ऐसा होगा तो आप ये प्रोग्राम में चलाइएगा कि देखें डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये बात की थी। ठीक है, चलें, ये अच्छी बात है कि आप शहबाज शरीफ साहब को ये सजेशन देंगे कि इस पे कमीशन बनना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब बताएं, आपका भी एक दौर चल रहा है, क्या बना है आपके और नून लीग के बीच में? मिनिस्ट्रीज को लेकर कोई एडजस्टमेंट हुई है? और चूंकि अब पंजाब के गवर्नर के लिए तो पीपल्स पार्टी ने अपना नाम जो है वो दे भी दिया है और लग भी रहा है कि वो हो भी जाएगा। आप लोगों का जो सिंध में मसला है गवर्नर को लेकर, वो हल हुआ? देखिए, गवर्नर के ऊपर तो एमक्यू का स्टैंड रोज अव्वल से था कि न सिर्फ गवर्नरशिप हमारी है बल्कि गवर्नर कौन होगा ये भी हमारा फैसला। और राब्ता कमेटी से जो सेंस हमने लिया वो कामरान टिसूरी भाई के अलावा दूसरा कोई नाम है ही नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ किसी और जमात के पास भी अगर कोई नाम हो तो अच्छा, यानी वो जो खबरें आ रही कि एमक्यूएम के अंदर भी 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, वो आप नफी कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारा एक ही नाम है? मैं कहता हूँ कि दूसरा ग्रुप अगर कोई है तो बताएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कल क्या कहा सलीम साफी के प्रोग्राम में, आप उनको सुन। जो है वो मुस्तफा कमाल भाई ने मुख्तलिफ इंटरव्यू में क्या बात की वो सुन ले, और मैंने अब तक जितने इंटरव्यू दिए मेरी बात सुन ले। तो अगर हम 3 ही तो हैं जिनके दरमियान अल्लाह ना करे लोग झांकते हैं कि कोई ग्रुप नजर आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन उनको नजर ही नहीं आ रहा जब से हम एक हुए। हम सब एक हैं और वहाँ शीरो शकर हैं, ठीक, हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। चले आप एक पेज पर इस मामले में, लेकिन आपको गवर्नरशिप मिल भी रही है? को ग्रीन सिग्नल मिला? देखें, मैं तो कहता हूं कि जो हमारी गवर्नरशिप लेने की बात करें, अल्लाह उन्हें हिदायत शिप दे ना, हमारी गवर्नरशिप महफूज हो जाएगी अगर उनको समझ दे कि उन्होंने जो काम किए हैं। और उनके ऊपर तो ये भी था कि शायद उनके एस्टैब्लिशमेंट से भी एक अच्छे ताल्लुकात रहे, तो वो जो बहुत सारी ये जो सोशल मीडिया पे जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा है, तो लोगों ने तो सराहा कि एक अच्छा आदमी अगर एस्टैब्लिशमेंट से भी अच्छे ताल्लुकात रखने वाला गवर्नर बना है तो उनके लिए भी एसेट है वो। तो मैं तो समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी। पीएमएल 5 लाख लोगों का टेस्ट लेकर 50,000 बच्चों को मौका देना अपना करियर बनाने का और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज करने का, जो जिस तरह आईटी की एक जामिया एक इंस्टीट्यूट वहाँ पर कायम हुआ है, 50,000 बच्चे 1 साल बाद 10 लाख
की नौकरी के हामिल होंगे। ठीक है अभी वो फारूक 10 सत्तार साहब, लाख मेरे का पास कोर्स वक्त फ्री की होगा। कमी है, मैं आपसे सवाल इंपॉर्टेंट है करना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों को गवर्नरशिप मिलती है तो वो नाम एक बता दें कि आपके कैंडिडेट कामरान टसूरी साहब ही होंगे। और कौन होगा? ठीक है, यानी आपने नाम फाइनल कर लिया है, कामरान टसूरी। मैं एक बार फिर चाहूंगी कंफर्मेशन कर दें सर, आप खुद नाम लेके कंफर्मेशन कर दें। कामरान टसूरी भाई हमारे गवर्नर होंगे, एमक्यूएम की गवर्नरशिप होगी और होनी चाहिए, बाकी इसके अलावा तो मैं कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है सर, और वजारतें कितनी कितनी लेंगे? वजारतों से हमारा इंटरेस्ट है ही नहीं। गवर्नरशिप का भी इसलिए कि 14 साल जब डॉक्टर शरीफ लिबाद के पास गवर्नरशिप रही और रह सकती है, और ठीक वो है, यानी वो जो आज खबरें आ रही हैं दोबारा- कि टेक्नोलॉजी या हज की या आईटी, इस पे कोई आपका कोई इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ है, यानी अभी आप इसमें नहीं, हमने इंटरेस्टेड नहीं? वजारतों की बात ही नहीं की। देखिए, हमने कहा हमारी चुटी की नोक पर वजारते ना मफादात और मराहते। एक नुकाती एजेंडा मेन जो था जिसके लिए हमने बीड़ा उठाया है कि एक कौमी मुफाहमत, मशावरत और एक कौमी एजेंडे पर सबको मुत्तफिक करेंगे, और PMLN ने बहरहाल मफाहमती याददाश्त में इस बात को माना है कि वो हमारे साथ मिलकर तमाम जमातों के पास जाएंगे और उनको कायल करेंगे कि यही वो नुस्खा कीमिया है जिसको इख्तियार करके पाकिस्तान को एक मौका दे सकते हैं आगे बढ़ने का। ठीक है, बहुत नौजवानों को शुक्रिया पैरों पे- डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपने वक्त निकाला। उनके बकौल के गवर्नरशिप जो है वो हम लेंगे, और नाम उन्होंने बता दिया कि कामरान टसूरी होंगे। अलबत्ता उन्होंने वजारतों में कहा कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रखती है आपके सामने रखेंगे। ब्रेक से पहले एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपने जाना। डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ थे, और अभी हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब ने। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब, आपने वक्त निकाला। ये क्या मामला है कि कौन बनेगा अब सिंध का गवर्नर, इस पे बात अटक गई है। एमक्यूएम वाले कह रहे हैं कि गवर्नर उन्हीं का ही होगा, नाम भी सामने आ गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं नून लीग को कि वो ये काम ना करे, एमक्यूएम को ये जो गवर्नरशिप है वो ना दी जाए। देखिए जी, दो बातें पैरेलल चल रही हैं। अब उनमें से क्या होगा मुझे पता नहीं है। एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जैलों ने, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने, इलेक्टेड नुमाइंदों ने ये सदर जरदारी से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी करके जो गवर्नर है ये हमारा राइट है। हम फेडरल गवर्नमेंट में ना ही वजारतें ले रहे हैं, ना ही कोई और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस से ले रहे हैं, तो हम समझते हैं कि गवर्नर हमारा बनना चाहिए। बात यहाँ पे आके ठहरी, अब ये तो हो गई एक स्टोरी। बात यहाँ पे आके ठहरी है कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि ये गवर्नरशिप आप हमें दें, पर हम नाम ऐसा देंगे जो आपको काबिल कबूल होगा। अच्छा, तो इन दो चीजों में से एक चीज होने जा रही है, या पीपल्स पार्टी का गवर्नर आ रहा है या नून लीग एक न्यूट्रल आदमी का नाम देगी जिसपे शायद हम एहतराम नहीं, और वो जो न्यूट्रल आदमी का नाम है वो कहाँ से आएगा? वो भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, पर होगी, हो सकता है वो नून लीग से ना हो, किसी और पार्टी से ताल्लुक रखती हो, पर वो काबिल कबूल होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, यानी सियासी पार्टी की तरफ से ही होगा ना? जी बिल्कुल, सियासी पार्टी की तरफ से ही होगा। ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाया आज मौलाना फजल रहमान साहब ने, बल्कि यूं कहूँ कि उन्होंने बड़े खुलेआम में बात की है। उन्होंने कहा है कि सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मौलाना फजल रहमान साहब का जो ये इल्ज़ाम है, इस पे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? इंक्वायरी क्या होगी? मौलाना साहब ने पहली बार कोई ऐसी बात तो नहीं की, तो ऐसी बातें करते रहते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है हुकूमत को ब्लैकमेल करने का, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, जब उनको अपने परमिट्स डीजल के पास करवाने होते हैं तो इस तरह की ब्लैकमेल करते हैं। जब वो जो वजारतें हैं जो उनको चाहिए, उनसे ज्यादा वजारतें उनको चाहिए होती हैं, तो ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो ये कोई नई बात, ये कोई नई चीज तो हमारे लिए है नहीं। और मैं आपको ये बताता हूँ, अभी मौलाना साहब कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, वो उनकी मर्जी है, पर मौलाना साहब आखिर में हुकूमत से बन भी जाएंगे और वजारत ले भी लेंगे और फिर आके इस हुकूमत की तारीफ भी करेंगे। अच्छा, यानी आप ये पेश गोई कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ऑपोजिशन बेंचेस से निकल के हुकूमती बेंचेस में भी आके बैठेंगे और वजारत भी लेंगे? Am I right? बिल्कुल लेंगे। बस मसला झगड़ा इस पे चल रहा है कि उनको ज्यादा वजारतें चाहिए होंगी
और हम इतना एडजस्ट कर नहीं सकेंगे। अच्छा, और ये भी बता दें कि किस किस वजारत में इंटरेस्टेड होंगे वो? देखिए, मौलाना साहब को असल गुस्सा जो है इस बात पे है कि वो अपनी सीटें नहीं निकाल सकते। नहीं, इस बात पे गुस्सा है कि सीटें नहीं निकाल सके, या इस बात पे गुस्सा है कि वो सदर नहीं बन पाएंगे? पर अगर लोग उनके साथ, जी माफ कीजिएगा, सदर नहीं बन पाएंगे? सदर तो कहीं से नहीं बन पाते। आप ये 2 सीटें लेके सदर कहाँ से बनेंगे? आपको तो अगर वजारत भी मिलती है तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मियाँ शहबाज शरीफ की या सदर जरदारी की, जो राजी करते हैं उनको कि इनको एक वजारत दे दो। इनको एक वजारत भी ये डिजर्व नहीं करते, पर फिर भी मफाहमत को चलाने के लिए, इस मुल्क को मसले मसाइल से बचाने के लिए, इश्यूज को कम करने के लिए, चले हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। चलें, आप लोग इनको एडजस्ट कर लेंगे, वो अब देखना ये होगा कि वो मानते भी हैं कि नहीं मानते। मुझे ये बताएं तालपुर साहब, कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट? ये बड़ा आम क्वेश्चन है, अक्सर नाम भी सामने आए हैं वैसे, लेकिन आप बता दें कि इस मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मैं समझा नहीं। मेरा सवाल ये था कि कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? क्या चेयरमैन सेनेट? समझता हूँ तो चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही जियाला बनेगा, और मैं समझता हूँ कि काफी हद तक कंसेंसस हो गया है यूसुफ गिलानी साहब के नाम पे, पर पार्टी का जो फैसला होगा वो कल परसों तक सामने आ जाएगा। अच्छा, वैसे इसमें अनवारुल हक काकड़ साहब का भी नाम सामने आ रहा है वैसे? जी, काकड़ साहब अच्छे शरीफ आदमी हैं। काकड़ साहब पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से ज्वाइन करने आ रहे हैं, पर आई थिंक इट बी टू अर्ली कि पार्टी काकड़ साहब ज्वाइन करें और उसी वक्त जो है सो वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार बन के आ गए। पर यस, चांसेस हैं काकड़ साहब। यानी तैमूर तालपुर साहब, आप ये कह रहे हैं कि काकड़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने आ रहे हैं? इंशाल्लाह। ठीक है, और फिर हाँ पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे तो ही वो हमारे उम्मीदवार होंगे चेयरमैन सेनेट। नहीं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे बुक्टी साहब ने ज्वाइन की थी? मिलता जुलता बिल्कुल। तो फिर वो जाले तो नहीं कहलाए ना तैमूर तालपुर साहब? फिर वो जाले तो नहीं हुए? नहीं, जालों को बहुत जगह एडजस्ट करने के लिए जालों को भी एडजस्ट किया जाएगा, और अगर कोई नए लोग आते हैं पीपल्स पार्टी में उनको भी वेलकम किया जाएगा। ये मैंने आपको इससे पहले भी बात शेयर की कि मैं नहीं देख रहा उनको, काकड़ साहब को, कि वो आते ही जो है आके इस ओहदे को संभाल लेंगे। मैं समझता हूँ वो ज्वाइनिंग करेंगे, गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, और आगे जाके जो होता है वो फिर देखा जाएगा। ठीक है, यानी आप अंदाज़न हमें, मैं इसको कंक्लूड ऐसे कर लेती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले यूसुफ गिलानी साहब को सेनेटर की शक्ल में लेकर आएगी, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद हम एक चेंज देख सकते हैं, वो काकड़ साहब की शक्ल में होगा। और इस पर आपने बता दिया कि वो ज्वाइन भी करने वाले हैं। बाय द वे, आई एम सॉरी, आई एम कोटिंग हियर, लेकिन ये कहा जाता है, ये तासुर है कि बुक्टी साहब का नाम भी कहीं और से आया था, और काकड़ साहब का नाम भी जब अनएक्सपेक्टेडली निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आया था तो वो पता था कि कहाँ से आ रहा है। तो अब की बार भी ये नाम वहीं से आए हैं? देखिए जी, मैं आपको जरा क्लियर करता जाऊं, बुक्टी साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का एक बड़ा अच्छा राब्ता और वास्ता था, और आपने देखा होगा जब वो फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर थे तब भी उनके ऑफिस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा चुके थे, और वो खुद भी बिलावल साहब के पास बिलावल हाउस का चक्कर मार चुके थे। तो इनका राब्ता पुराना था। एक फैसला इनका हुआ एक ऐसे शख्स को जो एक अच्छी गवर्नेंस चला रहा था, जिनसे पुराना इनका भुट्टो साहब का अपना बिलावल भुट्टो साहब का वास्ता था, तो हमने उसको वेलकम किया। काकड़ साहब की जहाँ तक बात है तो मुझे नहीं पता काकड़ साहब का नाम अगर कहीं और से आएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट वो कभी नहीं बनेंगे, पर यस, काकड़ साहब एक अच्छे इंसान है। उन्होंने अच्छी हुकूमत चलाई, न्यूट्रली चलाई, किसी को सप्रेस नहीं किया, किसी के राइट्स नहीं लिए। तो उस चीज पर हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, और ये बात हमें उनकी पसंद भी आई है कि इज अ गुड स्पोक्स पर्सन, इज अ गुड स्टेट्समैन। ठीक है, पंजाब में क्या करने जा रहे हैं? पंजाब के गवर्नर के लिए क्या फाइनल किया है? इज इट कायरा साहब? Most probably Kaira Saab, but there is another name under consideration as well, but most probably Kaira. And what's that name? Sorry? What's that name? That name I can't quote. It comes ahead. You don't want it to be a controversy? No, I have not got the permission to disclose the name, and it's not been decided either. So I will wait for the party. चलें, यानी कोई सरप्राइज तैयार है? पता नहीं वो आपकी तरफ से सरप्राइज तैयार है कायरा साहब की जगह, या कहीं और से सरप्राइज तैयार है? नहीं, सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि कारा साहब को रखें या किसी और को लाएं। और भी कुछ शक्ल नाम कुछ हैं हमारे पास, पर वो
अभी नाम डिस्क्लोज नहीं हुए तो मैं भी नहीं करूंगा। लेट्स वेट एंड सी आगे क्या होगा। और पंजाब में कितनी वजारतें लेके जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी, पंजाब में वजारतों के ऊपर कितना नंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? मेरे ख्याल से 2 से 3 वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलेगी। 2 से 3 वजारतें। बहुत शुक्रिया तैमूर तारपुर साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है शुएब शाहीन साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। शुएब शाहीन साहब, आज वो मरहला तय हो गया है और वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो गया, लेकिन पार्लियामेंट में जो आप लोगों की जानिब से शोर था और फिर हुकूमती बेंचेस से भी आवाज़ें उठ रही थी, माहौल बहुत गर्म नज़र आया थ्रू आउट। बैरिस्टर गौहर ने ये बात कही है कि हम मैदान जो है वो खुला नहीं छोड़ेंगे, बायकॉट भी नहीं करेंगे। तो क्या हम इसको कोई स्ट्रेटेजी समझें कि आप लोग सड़कों पर भी होंगे और पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी होंगे, यानी हुकूमत चलाना मुश्किल करेंगे? जी बिल्कुल, हमारा जो आईनी और कानूनी हक है हम उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और उसके साथ साथ हम वो प्रोटेस्ट भी करेंगे और हर वो एहतजाज का तरीक़ाकार जो आइन हमें इजाज़त देता है, कानून हमें इजाज़त देता है, खा वो पार्लियामेंट के अंदर हो, खा वो पार्लियामेंट के बाहर हो, खा वो एहतजाज हो, खा वो धरना हो, हम हर वो तरीक़ा अडॉप्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। पूरी कौम ने हमें मैंडेट दिया है, हमने 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें ली हैं, फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और जिस तरह लोगों के हुकूक और मैंडेट पे डाका डाला गया है, लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है हम, क्योंकि लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है। हमने लोगों के ट्रस्ट को फुलफिल करने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी तरीका अडॉप्ट करेंगे और लीगल फाइट भी अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में वो हम जारी रखेंगे और उसके लिए हम आर्टिकल 184(3) की पिटीशन भी इंशाल्लाह जल्द हम ला रहे हैं। उसके लिए हम एक जुडिशल कमीशन की भी इस्तदा करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने कितने हलकों को लेकर गए हैं लीगली? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि 80 से ज़ायद सीट्स हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, 80 से ज़ायद सीट्स हमें नहीं मिली हैं। तो अभी तक कितनी सीट्स पर आप जो है वो लीगली गए हैं? देखिए, मैं तो अभी इसके एग्जैक्ट फिगर तो शायद नहीं बता सका। ये तो सिर्फ नेशनल असेंबली की 80 सीटें हैं ना, प्रोविंशियल असेंबली की भी बहुत सारी सीटें हैं। अच्छा। और बहुत सारी जगहों पे हम इलेक्शन कमीशन में जा चुके हैं और कई जगहों पे अगर नहीं गए हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं और बाकी भी हम जो लीगल फोरम है उसको अवेल करेंगे। उसके लिए हमने सारी स्ट्रेटेजी भी बना ली है और सारे रिकॉर्ड भी इकट्ठा कर लिया है, तो हम एक मुतालबा करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। अभी आपने, मैं चाहूंगी कंफर्मेशन भी कर ले शुएब शाहीन साहब, अभी आपने कहा कि हम 184(3) के तहत जो है वो भी हम अपील दायर करेंगे, इज इट राइट? जी बिल्कुल, 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली हम पिटीशन लेके जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, और हम ये तवक्को रखेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि वो इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाए और जो ऑर्गेनाइज्ड किस्म की एक रिगिंग और डकैती हुई है और जो सरेआम हुई है और सबकी आंखों के सामने हुई है और जिसकी विटनेसेस ना सिर्फ ये कि हमारे पास सारी एविडेंस की सूरत मौजूद है, बल्कि उसको स्ट्रेंथन किया है मुस्लिम लीग नून के अपने MNAs जो कैंडिडेट्स है MNA के, जिसमें निसार चीमा को आपने सामने मद्देनजर रखे। अब जैसे मेरा हल्का है ये इस्लामाबाद का, मैंने 1,05,000 वोट लिया है, जिसने आधे से भी कम वोट लिए हैं उसको MNA बना दिया। हम तीनों हल्कों से हम इलेक्शन जीते हैं इस्लामाबाद के, और इसी तरह पिंडी और पूरा पंजाब और मैक्सिमम हमारे पास कराची और ये सारी सीटों का रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, क्योंकि रिजल्ट जो होता है वो फॉर्म 45 की सूरत में होता है जिसमें सब 10 खतर अंगूठे मौजूद हैं। वो सेक्शन 92, 91, 95 उसको डील करता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई अभाव नहीं है कि हम इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है उम्मीद लगाना, लेकिन आप लोगों की जो रिजर्व सीट्स का मामला था वो तो अभी तक तय नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर ब्रदर रियाज साहब का जो इल्ज़ाम है कि साहबजादा हामिद साहब ने वो सीट्स बेच दी हैं, रिजर्व सीट्स बेच दी हैं, ये किस हद तक दुरुस्त है? तो अगर आपका ये मामला हल नहीं हुआ रिजर्व सीट्स का इलेक्शन कमीशन से, तो आपको क्या उम्मीद है कि आपको जो कानूनी रास्ता है वो आपको इंसाफ दिलाएगा? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। हामिद रजा साहब ने अपनी बात की वजाहत भी कर दी है। हामिद रजा साहब ने कहा है कि ये खवातीन की नुमाइंदगी वाला जो इशू है वो उसने दूसरे हवालों से कहा था कि जनरल सीट्स पे आपने जो 5% कोटा देना होता है उसकी बात है।
आमिर रजा ने किसी जगह पे धोखा नहीं दिया। ये इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी है और उनका एक वो जो कि एक जराइम की आमाजगाह बने हुए हैं, उन्होंने उसका मिस इंटरप्रेट किया है जब उनको खत की बात की गई। तो दूसरी बात जहां तक ताल्लुक है कि हमारी रिजर्व सीटों का फैसला ना करना, ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी ना सिर्फ जानिबदारी बल्कि इसको आप ये कहेंगे कि इसने जुर्म का इर्तिकाब किया है कि आपने आज 24 दिन गुजरने के बावजूद आपने एक पार्टी का फैसला ही नहीं किया कि क्या उनको वो सीटें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और ये हक होता है हर पार्टी का आर्टिकल 51 के तहत, जो उन्होंने देना होता है प्रोपोर्शनेट शेयर के हिसाब से खवातीन को और अक़लियतों को। लिहाजा उसके ऊपर कोई इब्हाम नहीं है आर्टिकल 51 के तहत, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये गलत फैसला और उनका फैसला ना किया जाना उनकी एक क्रिमिनलिटी को उनको शो कर रहा है। सही है, लेकिन आप लोगों की जो स्ट्रेटजी वो बड़ी चेंज्ड लग रही है आपकी बार शुएब शाहीन साहब, और ये जाहिर है कि एक तादाद जो है वो फर्स्ट कमर्स हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट पे फ्लोर में हम देख रहे हैं अपोजिशन की सूरत में। और जाहिर है कि वो पीटीआई के पास बल्ला तो नहीं था लेकिन वो बैक थे और वो जीते हैं। पहले आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में कुछ कलमात अदा करते थे, जो बानी पीटीआई है वो ये बात करते थे इमरान खान साहब, फिर हमने देखा कि आपने उनके साथ बैठक भी लगा ली, बातचीत भी हो गई और अब कमोबेश वो भी आप लोगों की तरह ही धांधली का शोर मचा रहे हैं। तो शायद कुड भी पॉसिबल कि आप लोग आने वाले वक्त में जो है वो साथ भी नजर आए, कोई धरने में या कोई लॉन्ग मार्च में। लेकिन महमूद खान अचकज़ई के बारे में भी कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। ये क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की कि जिन लोगों के खिलाफ आप बात कर रहे थे अब उन्हीं का सहारा ले रहे हैं? देखें, अगर किसी ने इस्लाह कर ली अपनी, और अगर महमूद अचकज़ई की सिर्फ मैं बात करूं, अगर किसी ने आपके मैंडेट को एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने ये साबित कर दिया कि नहीं जनाब जो कुछ हम आपके बारे में राय रखते थे वो दुरुस्त नहीं था, आपके नौजवानों ने, आपकी यूथ ने, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, हम आपके मैंडेट को एक्सेप्ट करते हैं और ये बबांग तो खुल उसने एक्सेप्ट किया है, तो हमें तो कोई दुश्मनी तो मोल नहीं लेनी। आज भी ये सारी पार्टियां ये हमारे हक के ऊपर जो डाका डाल के बैठी हैं वो हमारा हक तस्लीम कर लें, वो डाका जनी से बाज आ जाएं, हमारी सीटें हमें वापस कर दें। हम तो टू-थर्ड मेजॉरिटी से साथ हुकूमत बनाएंगे, हम हर एक के साथ अच्छा रवैया रखेंगे, हर एक के साथ अच्छा रिस्पेक्ट भी देंगे और रिस्पेक्ट देते भी हैं। मगर ये कहना कि आज अगर किसी ने अपनी इस्लाह कर ली, आज अगर किसी ने हमारे मैंडेट को एक्सेप्ट कर लिया, अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के हवाले से उसने आईन और कानून की पासदारी की बात की, तो हम उसके खिलाफ भी आज भी रहें, हम क्यों हो जाएं? कोई गलत बात माजी में अगर किसी ने की है तो हम उसकी गलत बात का जवाब दिया है। आज अगर कोई बात सच बोल रहा है तो हम उसके सच को अप्रिशिएट भी ना करें तो ये हमारे पार्ट पे फिर एक ज्यादती होगी। तो हम समझते हैं कि देखें, निसार चीमा ने बड़ी पॉजिटिव बात की, मेरे मद्दे मुकाबिल मुस्तफा खोखर था, उसने अपनी हार तस्लीम की है, लेकिन साथ ये कहा है कि जीता मेरा मद्दे मुकाबिल वो नहीं है पीएमएलएन का जो कठपुतली और नाजायज। ये जो सदारत के लिए नॉमिनेट किया है आपने महमूद खान अचकज़ई को, ये आप लोगों ने किया है या ये उनकी ख्वाहिश थी इसलिए आप लोग उनका साथ दे रहे हैं? देखें, ये बात नहीं है, ये खान साहब की ही नॉमिनेशन थी। खान साहब का फैसला जो होता है हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी ख्वाहिश को तस्लीम एक्सेप्ट किया। तो मेरा ख्याल है खान साहब के किए जाने हर फैसले को हमारी पार्टी एडमिट करती है, एक्सेप्ट करती है और उसको लेके चलती है। देखिए, आज की स्ट्रेटजी के हिसाब से सियासत को भी बंद कमरे में बैठने वाले एक स्टेटमेंट का नाम नहीं है। आपने इवॉल्विंग सिचुएशन में अपने आप को भी इवॉल्व करना होता है। आज अगर कोई बंदा आपके साथ चलने को तैयार है, आपके एक मैंडेट को तस्लीम करता है, आपके प्रिंसिपल स्टैंड को अप्रिशिएट करता है, तो हमें उससे कोई जाती दुश्मनी नहीं रखनी। लेकिन अगर जाती दुश्मनी नहीं रखनी तो आज जब शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम का हल्फ, ज़ाहिर है कि अभी तो उन्होंने उठाना, लेकिन तकरीब जब उन्होंने अपनी तकरीर की तो उन्होंने मिसाके मईशत की बात की, मिसाके जमहूरियत की बात की, मिसाके मुफाहमत की बात की। आप लोग उस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या आप लोग हुकूमत के साथ पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान मिसाके मुफाहमत करेंगे या फिर आप मौलाना फजलुर रहमान या दीगर जमातों के साथ जो अपोजिशन में है कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना, कोई एहतजाज प्लान करेंगे? मैडम, पहली बात तो यह है कि वो कठपुतली और नाजायज एमएनए है। उसी तरह कठपुतलियों को इकट्ठा करके नाजायज लोगों को, नाजायज एमएनएस को इकट्ठा करके वो वजीर आजम बना है। उसी तरह डाकू रानी वहां बनी है। जिन्होंने डाका जनी सरेआम की है उनके साथ हम क्या बात करेंगे? जो पीडीएम 1 की सूरत हम देख नहीं चुके, जो तबाही इस मुल्क के लोगों के साथ की है, जो माइशत तबाह की है, जिस तरह इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है,
12 रुपए बिजली के यूनिट को उठा के 70 रुपए पे ले गए हैं, अब ये 170 पे पहुंचाएंगे। और इन्होंने गैस को जो 500 रुपए का बिल आता था 50,000 पे पहुंचा दिया है और आगे लाख में पहुंचा देंगे। इसी तरह आप आगे देख लो 6.2% की जीडीपी को उठा के माइनस पे ले आए हैं। इन शोबाजों और इन कठपुतलियों से हम बात करें जिनके पास मैंडेट कोई नहीं है। ये हमारे एक वकील से इलेक्शन हारे हैं, मैंने कहा मरियम नवाज वहां हारी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद से नवाज शरीफ हारा है। अगर ये सिंसियर हैं जो कुछ आज ये फरमा रहे थे, तो पहला इनसे एक मेरा आपके जरिए तबस्सुत से एक सवाल है कि अपनी गुडविल शो करने के लिए जो एवन फील्ड अपार्टमेंट जो तबाह बर्बाद और मनी लॉन्ड्रिंग करके इस मुल्क को आप मुल्क से बाहर पैसा ले गए हैं, नवाज शरीफ और जरदारी, इनको कहें अपना पैसा अपने ही बैंक अकाउंट्स में मुल्क में ले आए। लेकिन शरीफ साहब, आप अभी अपोजिशन में आप ये बात कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट में होते और यही, क्योंकि ये हालात मुश्किल हैं, इसमें कोई भी गवर्नमेंट टेकअप करता उसको शायद यही कुछ करना पड़ता, क्योंकि रूम और मार्जिन नहीं है। तो आप भी बातें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ना करना पड़ता। हाँ मैडम, ये कुछ ना करना पड़ता। जो पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट आती है ना, उनके पास एक कैपेसिटी होती है, उनके पास विल होती है, उनके साथ लोग खड़े होते हैं, उनके साथ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लेकर आती है। ये किस मुंह से इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे? चले ये तो हो गया, लेकिन शेख साहब आपका अब लाहे अमल क्या है? ना बिल है ना स्किल है। आप एक जाने प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं सड़कों पर, लेकिन वो सूदमंद साबित नहीं हो रहा। फिर आपने कहा कि 184(3) के तहत भी हम जाएंगे, हम इसको लीगली टेकअप कर रहे हैं, मजीद करेंगे। क्या लाहे अमल क्या है? कोई एहतजाज प्लान कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ? देखिए, एहतजाज तो हम कर रहे हैं, हमने कल भी किया है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया है। जिस तरह की कठपुतलियों ने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, पर्चे किए, उनके तशद्दुद किया, उन पर जुल्म और बर्बरियत कायम की, वो उसी का तसलसल है जो पिछले 2 साल से हम भुगत रहे हैं। मगर इस सब कुछ के बावजूद हमने कल भी किया, हम आइंदा भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, धरने भी देंगे, हम लीगल फाइट भी करेंगे और हम पार्लियामान के अंदर भी अपना रोल अदा करेंगे। लेकिन आप ये तन तनहा करेंगे कि आप साथियों को भी दावत देंगे जिन जिनको शिकायत है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम तो तन तनहा चल रहे हैं, चलेंगे, लेकिन जो जो हमारे साथ शरीक होना चाहेगा इस सफर में हमारे मैंडेट को तस्लीम करके, तो हम उनको भी शामिल करेंगे। ठीक है शिव शहीन साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।